अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक। लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 9, हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 9 की एक्सरसाइज बेटे आज मैं आपको करवाऊंगी। अपनी बुक का पेज नंबर 191 आप लोग ओपन करें। पेज नंबर 191 है, चैप्टर हमारा 9 है और उसकी एक्सरसाइज बेटे आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अगर आप इस पेज के बिल्कुल एंड पे आते हो, पेज नंबर 191 के, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ए पार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, हर दफ़ा मैं आपको ये बात बताती हूँ, बार बार बता रही हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डैट इज़ MCQs आपके पेपर में लाजमी आते हैं। ये एक कंपलसरी पार्ट है जो आपने अटैम्प्ट करना है, लाजमी अटैम्प्ट करना है। और ये तभी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, तब भी आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं जब आप पूरी की पूरी बुक A to Z अपनी अच्छी तरह से लर्न करो। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करोगे देन आपके MCQs सारे के सारे आपसे कंप्लीट नहीं होंगे और आपके मार्क्स पूरे नहीं आएंगे। तो बेटे अगर अब आपको मैंने बता दिया इसमें कोई चॉइस नहीं है, यानी कि MCQs आपने क्या करने हैं, लाजमी करने हैं। इसका मतलब है कि अगर ये कंपलसरी है पार्ट तो हमें इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि एटलीस्ट हम MCQs में तो फुल मार्क्स ले सकें। तो MCQs में कैसे मार्क्स आएंगे आपके, सपोज अगर ये आते हैं तब भी आएंगे ना जब फुल चैप्टर आपने पढ़ा होगा। फुल चैप्टर पढ़ोगे तो उसके MCQs आप लोग इजीली जो है वो सॉल्व कर सकोगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सिलेक्टिव स्टडी मत करें, पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसको अच्छी तरह से लर्न करें। तो बेटे अपना पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्ट A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन है, आपने राइट ऑप्शन को टिक मार्क करना है। ठीक है, पहला हम लोग करते हैं 9.1 फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच है किसकी, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर आपका है फिजिकल साइंस, सी पार्ट इज योर राइट आंसर। साइंस जो फिजिक्स है, फिजिकल साइंस की जो है वो ब्रांच है। नंबर 2 पे आते हैं 9.2 पे, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो हम आजकल जो नई से नई जो डिस्कवरीज आ रही हैं, इन्वेंशंस आ रही हैं, ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं जो न्यू आ रही हैं, किस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो बेटे दीज आर रिलेटेड विद फिजिक्स। लास्ट ऑप्शन पार्ट डी, ये जो डी ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन है। डी पे आप लोग टिक करोगे, यानी कि फिजिक्स पे आप लोगों ने टिक लगाना है। नेक्स्ट पेज पे और पेज नंबर 192 का अपनी बेटी का बेटे अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 192 आप लोग ओपन करें। यहाँ पे आपको 9.3 नज़र आ रहा होगा। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी किस चीज़ पे बेस करती है, तो बेटे डैट इज़ बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के हम लोग टिक मार्क करेंगे, पार्ट डी आपका राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आते हैं 9.4 की तरफ। 9.4 पे आओ, अ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और स्मार्टफोन यूज़। जो स्मार्टफोन हैं उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ये आपने बताना है। डैट इज़, लेज़र तो नहीं हो सकती, मेडिकल भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, तो ये होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा एक छोटी सी हिंट मैं आप लोगों को देती चलूँ यहाँ पे। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि हमें MCQs का राइट आंसर नहीं आ रहा होता, हम वहाँ पे थोड़े बहुत पज़ल हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो उस केस में बेटे जो चारों ऑप्शन हैं, जैसे ये अब क्वेश्चन था स्मार्टफोन में, मेडिकल तो हम यहाँ पे स्मार्टफोन में नहीं यूज़ हो सकती ना, लेज़र भी नहीं यूज़ हो सकती, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं यूज़ हो सकती, तो पीछे एक ही ऑप्शन बचता था। ठीक है, तो उसको मैंने टिक मार्क किया। वो कौन सा था, वो आपका राइट आंसर था, डैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह भी कभी कभार आप लोग जो है ना वो कर सकते हो, अगर आपको याद ना आ रहा हो कि ये तीनों ऑप्शन तो रॉन्ग है, पीछे एक ही ऑप्शन बचेगा, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तब है अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ, आपको समझ ना आए, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि सारे ऑप्शन अगर इसमें फिट नहीं आ रहे तो पीछे एक ऑप्शन है जो इस पर फिट आएगा। 9.5 पे हम आते हैं, द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर इन्वॉल्व। एयर कंडीशन और जो रेफ्रिजरेशन, जो पूरा एयर कंडीशन है, जो हमारे घरों में ACs लगे होते हैं, जो फ्रिज है, इन तमाम में कौन सा जो वर्किंग है वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, तो बेटे वहाँ पे इन्वॉल्व होता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, पार्ट डी है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं 9.6 की तरफ, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का अल्टीमेट ट्रूथ क्या है। ठीक है, पार्ट 6 में करवा रही हूँ, आपका राइट आंसर है लॉ।
लॉ इज़ द ट्रूथ, यानी कि जब हमारा एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा थ्योरी है, और थ्योरी के बाद क्या बन जाता है, वो चीज़, यानी कि जो चीज़ करेक्ट साबित हो जाती है, जो हकीकत है, सच है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉ बना लेते हैं। 9.7 द स्टेटमेंट इफ़ आई डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट for this test then I will not get good grade is an example of, ये आपको स्टेटमेंट दी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट किस चीज़ की एग्जाम्पल है, आपके पास 4 यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, तो ये क्या है, दिस इज़ नोन एज प्रिडिक्शन। बेटे हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि अगर हम जो है अगर अच्छी तरह से स्टडी नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे या ग्रेड अच्छा नहीं आएगा, ये क्या चीज़ है, ये प्रिडिक्शन है। फिर हम आते हैं नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से, ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटेशन है, तीनों ही हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दीज, डी पार्ट को आप लोग टिक मार्क करोगे, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम 9.9 की तरफ। अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हमने पढ़ी थी, उसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है यहाँ पे वो आपने राइट करनी है। मे और मे नॉट बी टेस्टेबल, इज सपोर्टेड बाय एविडेंस, ये भी ठीक है। इज पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन, ये भी ठीक है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे भी आएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं 9.10 की तरफ। अ ग्राफ एंड ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डाटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑर्गेनाइज्ड डाटा का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, डेट इज नोन एज एनालाइजिंग डाटा, ठीक है, ये आपकी बुक में हमने अभी पढ़ा था। कोई भी MCQ जो है वो आपकी बुक से बाहर से नहीं आता। द कलर ऑफ अ डोर इज़ ब्राउन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर मैं कह रही हूँ कि इस डोर का कलर ब्राउन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे नज़र आ रहा है, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ, तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल होगी, ये एग्जाम्पल होगी ऑब्जर्वेशन की। आप पार्ट ए को टिक करोगे, ऑब्जर्वेशन को, क्लियर हो गया। पार्ट ए डेट इज़ MCQs बेटे हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट ए कंप्लीट कर लिया, अब हम बी की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 193 पे बेटे आप लोग। बी पार्ट है 9.1। स्टेट इन योर ओन वर्ड व्हाट इज साइंस, राइट इट्स 2 मेन ग्रुप्स। व्हाट इज साइंस, आपकी बुक के बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में साइंस की डेफिनेशन दी हुई है। साइंस की डेफिनेशन क्या है, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं हम, साइंस इज अ कलेक्टिव नॉलेज अबाउट नेचुरल फिनोमेना, प्रोसेसेस एंड इवेंट अकरिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जितने भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, ठीक है, सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द है, कोई प्लांट कैसे ग्रो किया, गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, जो चीज़ हम अपने अराउंड देखते हैं वो सारा का सारा किस में आता है, साइंस में आता है। साइंस को 2 मेन ब्रांचेस में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होती है फिजिकल साइंस और एक कौन सी आपकी आती है, बायोलॉजिकल साइंस। अगर आप अपनी बुक के शुरू में आओ तो बेटे जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था। अगर आप इधर आओगे ना, ये देखो, ये हमारा चैप्टर है साइंस, ये देखें साइंस की डेफिनेशन दी है, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। साइंस इज अ कलेक्टिव नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमेना, प्रोसेसेस एंड इवेंट्स अकरिंग अराउंड अस, ठीक है, ये साइंस की डेफिनेशन है। साइंस को हमने 2 मेन डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। और आगे इन दोनों की हेडिंग देनी है आपने, हेडिंग देके इन दोनों की आपने क्या लिख देना है, डेफिनेशन लिखनी है। बायोलॉजिकल साइंस वो होता है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, फिजिकल साइंस वो है जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्लियर। नाउ वी विल मूव टूवर्ड सेकेंड क्वेश्चन दैट इज 9.2। What is physics all about? Name some of its branches. Physics क्या है? Physics is a fundamental branch of science, बेटे मैंने आपको पढ़ाया था, which deal with matter, heat, thermodynamics, electricity, magnetism, atomic physics and nuclear physics, ठीक है। फिजिक्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है और फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं, जैसे मैंने सारी अभी आपको बताई, मैकेनिक्स है, हीट है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपने सारी ब्रांचेस के नाम लिखने हैं, फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। फिजिक्स की सिंपल डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, ठीक है। अगर पीछे आप लोग आओ तो यहाँ पे आपको फिजिक्स की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। पेज नंबर 182 पे आए आप लोग, पेज नंबर 182 पे आओ, यहाँ पे लिखा फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस दैट डील विद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इंटरएक्शंस, ठीक है।
ये आपको क्या दी है, फिजिक्स की डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लें और इन्वर्टेड कॉमर्स भी इनक्लोज कर लें। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट क्या था, नेम सम ऑफ इट्स ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस लिखी हुई हैं, आपने इनको डिफाइन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इन ब्रांचेस के क्या लिखने हैं बेटे, नाम लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना। क्लियर? ये हमने अपने नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सेकंड का मैंने आपको आंसर बता दिया। आगे हम चलते हैं 9.3 की तरफ। ठीक है, 9.3 की तरफ बेटे आओ। What is meant by interdisciplinary fields? Gives a few example. Interdisciplinary fields क्या होती हैं? Interdisciplinary fields जो फिजिक्स की हैं ये क्या होती हैं कि और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं ना स्टडी की, उन सब फील्ड्स का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी है बायोफिजिक्स। ठीक है, जब बायोफिजिक्स को कंबाइनली हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों जो साइंस की ब्रांचेस हैं इनका आपस में क्या लिंक है। इसी तरह अगर हम मेडिकल के केस में देखते हैं तो हम मेडिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक के पीछे आएँ, यहाँ पे आपको इसकी भी डेफिनेशन दी गई है बेटे। ये है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स। ये देखें, ये इसकी डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन, ठीक है, ऑफ फिजिक्स विद वेरियस अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। ठीक है, ये इसकी वो है। और फिर इसकी कॉमन एग्जांपल्स में आपने सबके नेम लिख देने हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेम राइट करना है बेटे और कुछ नहीं लिखना है इसमें आप लोगों ने। इज दैट क्लियर? समझ आ गई इस क्वेश्चन में आपने क्या राइट करना है। नेक्स्ट हम आते हैं 9.4 की तरफ। नेम द मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड्स के जो मेन स्टेप्स हैं, स्टेप्स को आपने एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या आपसे पूछा लिस्ट द मेन। लिस्ट द मेन का मतलब होता है आपने सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। वो कौन कौन से हैं? पहली लाइन में आप लिखोगे द मेन स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड आर एज फॉलोज, और फिर आपने नंबरिंग लिख के तो सबके लिख देना है। पहला क्या होता है बेटे, हमने पढ़ा था, पहला ऑब्जर्वेशन है, दूसरा क्या है हाइपोथेसिस है, तीसरा क्या है एक्सपेरिमेंट है, चौथा क्या था हमारे पास, नंबर 4 थ्योरी थी, नंबर 5 पे क्या आता है प्रिडिक्शन, एंड नंबर 6 इज़ लॉ। और ये आपकी बुक में दिया गया है, ये देखिए मैंने यहाँ से आपको बताया, ये साइंटिफिक मेथड है और ये सबके इधर पूरे के पूरे नाम लिखे हुए हैं। आपने ये एज इट इज़ जो है यहाँ पे सिर्फ इनको इनके नेमिंग्स लिखने हैं और इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं सिर्फ आपके। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? गिव एन एग्जांपल। हाइपोथेसिस क्या होती है बेटे? हाइपोथेसिस क्या है कि हमारे पास जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, जो हमारी एक्सपेरिमेंट होता है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को चेकआउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को देखते हुए एक डाटा बेटे ऑर्गेनाइज करेंगे ना, एक डाटा एक टेबल बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। ठीक है, और कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट आर फॉर्म व्हेन दे कम इन द पाथ ऑफ लाइट। आपकी बुक में भी दिया हुआ, इधर आओ ज़रा, ये देखें हाइपोथेसिस नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइपोथेसिस पेज नंबर 188 पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन वी कैन डेवलप अ हाइपोथेसिस। ठीक है, दिस कैन बी रिजल्ट इन, ये आपका हो गया। और एग्जांपल इसमें क्या लिखी हुई है, शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्म व्हेन दे कम इन द पाथ ऑफ लाइट बिकॉज लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो आपने क्या लिख लेना है बेटे, यहाँ से देख के मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया कि इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है। आपने हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है और यहाँ पे आपने यही जो यहाँ पे डेफिनेशन एग्जांपल लिखी हुई है, ये एग्जांपल आपने इस क्वेश्चन में मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 9.6 की तरफ। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ थ्योरी एंड अ लॉ ऑफ फिजिक्स। आपने थ्योरी और लॉ में जो है वो डिफरेंस बताना है। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, हमने सारे साइंटिफिक मेथड डिटेल से किए थे। मैंने आपको बताया था कि जब हमारी हाइपोथेसिस की वेरिफिकेशन हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और जब हमारी थ्योरी जो एक थ्योरी बन जाती है ना, उस थ्योरी को जब हम बहुत ज़्यादा टाइम टेस्ट करें तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा लॉ। इज़ डेट क्लियर? आपकी बुक में बेटे ये आपने मेन डेफिनेशंस इनकी लिख देनी है और यही मेन इनका डिफरेंस। अगर अपनी बुक के पीछे आए, ये देखें यहाँ पे आपको दी हुई है थ्योरी आफ्टर द सक्सेसफुल, ठीक है, एप्लीकेबल टू सिमिलर फिनोमेना, ये थ्योरी लिखी हुई है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है और यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, लॉ दिया हुआ है। व्हेन अ थ्योरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लॉ की वो बता देनी है और इसकी एग्जांपल भी बता देनी है। ठीक है, क्लियर?
एक एक दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी और एक एक दोनों की क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the basis of लेज़र टेक्नोलॉजी? लेज़र टेक्नोलॉजी की बेसिस क्या है, ठीक है, ये आपने बताना है। तो लेज़र टेक्नोलॉजी में जो लेज़र टेक्नोलॉजी किस बेस्ड पे बनाई गई है, आपने ये बताना है कि ये बनाई गई है एटॉमिक फिजिक्स की बेस पे, ठीक है। और यहाँ पे एटॉमिक फिजिक्स के प्रिंसिपल जो हैं वो अप्लाई होते हैं और इसको यूज़ कहाँ किया जाता है बेटे, मेडिकल डायग्नोसिस में और मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। अगर आप पीछे हो अपनी बुक में तो यहाँ पे दिया हुआ है लेज़र टेक्नोलॉजी बेटे। एस्ट्रोनॉमी यहाँ पे आप जब इधर आओगे ना, इधर दिया होगा, ठीक है। ये एक्सरेज यहीं पे था, लेज़र भी जब हम लोग पढ़ेंगे ना, जब आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे तो बायोफिजिक्स में और मेडिकल फिजिक्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इन दोनों में, ठीक है। और लेज़र टेक्नोलॉजी से क्या, लेज़र आपने सिंपल बताना है कि लेज़र टेक्नोलॉजी की बेसिस क्या है। आपसे ये पूछा तो आप बताओगे कि लेज़र टेक्नोलॉजी की बेसिस जो हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स पे ये जो है इसकी बेसिस जो हैं वो रखी गई हैं, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स पे आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। बस आपने यही लिखना है इसमें, और आप कुछ नहीं लिखोगे। आप सिंपल बताओगे कि लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। और फिर आप थोड़ा सा इसके बारे में बता देना कि इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस में हम लेज़र टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है बहुत सारी जो डिजीज़ हैं बेटे, उनके ट्रीटमेंट में हम लोग लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। इंडस्ट्रीज़ में, टेलीकम्युनिकेशन में और स्पेस एक्सप्लोजन जो है, एक्सप्लोरेशन है, वहाँ पे भी लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है 9.8। व्हाट इज़ फॉल्सिबिलिटी कंसेप्ट, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट? आपने बताना है ये कौन सा कंसेप्ट है। तो आप सिंपली बताओगे इट इज़ अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस दैट सजेस्ट अ थ्योरी टू बी कंसिडर्ड साइंटिफिक, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ फॉल्सिफिबिलिटी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे आपने इसके आंसर में सारा राइट करना है। 9.8 में बी पार्ट का 9.8 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप राइट करोगे। फॉल्सिफिबिलिटी आपको दी हुई है, यहाँ से आपने सारा लिखना है। इट इज़ अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस दैट सजेस्ट अ थ्योरी टू बी कंसिडर्ड साइंटिफिक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारा का सारा आप इसमें राइट करोगे। हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया, हमने ए भी कंप्लीट कर लिया, हमने बी भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट सी की तरफ, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड पार्ट सी। पार्ट सी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, रीज़न देना होता है कि व्हाई इट हैपन्स, ठीक है। ये सब कुछ ऐसा क्यों है, ये आप लोग बताओगे। चलें बेटे ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी मैं करवा रही हूँ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 9.1। इज़ द थ्योरी ऑफ साइंस एंड अल्टीमेट ट्रूथ डिस्क्राइब ब्रीफली। जो थ्योरी है साइंस की, इज़ द थ्योरी ऑफ साइंस एंड अल्टीमेट ट्रूथ। जो थ्योरी बन जाती है बेटे तो वो क्या अल्टीमेट ट्रूथ होती है, बिल्कुल सच होता है, और उस थ्योरी को हम दोबारा चेक कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपने बतानी है। अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो बताओ वाई, और अगर ये गलत है तो भी आपने बताना है कि क्यों ऐसे है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो बेटे। इसका आंसर क्या होगा, नो द थ्योरी ऑफ साइंस इज़ नॉट एन अल्टीमेट ट्रूथ। कि जो थ्योरी होती है ना साइंस की, वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं होता। आप क्या लिखोगे, नो द थ्योरी ऑफ साइंस इज़ नॉट एन अल्टीमेट ट्रूथ। क्यों बेटे, साइंस जो है वो एक कंटिन्यूअस इंक्वायरी और इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आती रहती हैं। साइंटिफिक थ्योरी जो हैं वो बेस करती हैं करंट एविडेंस पे, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग पे। तो देयर आर चेंज टू सब्जेक्ट टू चेंज, और उसमें न्यू एविडेंसेस जो है इमर्ज हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी थ्योरी हमेशा अल्टीमेट ट्रूथ ही हो, यानी कि वो कभी चेंज ही ना हो सकती हो। ये चेंज हो सकती है क्योंकि साइंस जो है बेटे वो एक कंटिन्यूअस
प्रोसेस है और उसमें रोज़ बरोज़ नई से नई एडवांसमेंट आती रहती हैं, नई से नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, चेंजेस आते हैं, नया उसमें इंफॉर्मेशन आती है, नया नॉलेज आता है, ठीक है। तो जो थ्योरी है वो अल्टीमेट जो ट्रुथ है वो कभी भी नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं हम 9.2 की तरफ। डू यू थिंक दैट द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ नेचर मे नीड अ चेंज इन फ्यूचर, डिस्क्राइब ब्रीफली। आपका क्वेश्चन है क्या जो एग्जिस्टिंग लॉज बनाए हुए हैं नेचर के, इनको ये फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं, आपका क्या ख्याल है, ठीक है। तो आपने ये बताना है, तो आप क्या बताओगे, द थ्योरी और लॉज ऑफ फिजिक्स आर मैन मेड आइडियाज़, ठीक है। हम मैन मेड आइडियाज़ है ना, सारे मैन ने बनाए हुए हैं ना, ये जितने भी आइडियाज़ हैं, जितनी भी लॉज हैं, जितनी भी थ्योरीज़ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है मॉडिफाइड भी हो सकते हैं फ्यूचर में, जिस तरह बेटे आप लोगों को पता है कि देखो रोज़ रोज़ नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, रोज़ रोज़ नई नई इन्वेंशंस आ रही हैं, नए से नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, रोज़ बरोज़ नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं। आज से पहले जैसे अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो बेटे आज से पहले बहुत सारी एडवांसमेंट नहीं थी, बहुत सारे ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते या टीबी को डायग्नोज कर सकते, या बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ऐसी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग रिमूव कर सकें, उनको हम ऑपरेट कर सकें। लेकिन फ्रॉम द टाइम नई से नई डिस्कवरीज हो रही हैं, नई से नई इन्वेंशंस आ रही हैं, ठीक है। अब उन बीमारियों का इलाज भी हो रहा है जिनका आज से पहले नहीं होता था पास्ट में। इसी तरह नई से नई टेक्निक्स आ रही हैं, जिस तरह लेज़र टेक्निक आ गई है। लेज़र टेक्निक तो पहले नहीं थी ना, अब लेज़र के ज़रिए क्या हो रहा है, विजन भी क्लियर हो रही है, विजन भी बिल्कुल ठीक हो रही है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं नेचर के वो चेंज हो सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि साइंस में रोज़ बरोज़ एवरी डे के लिहाज से हर रोज़ बेटे नई से नई इन्वेंशंस आ रही हैं। बड़ी कॉमन एग्जांपल मैं आपको वैक्सीन्स की देती हूँ, ठीक है ना। आज से अगर हम पहले जाएं तो हमें लगता है कि यार जो है टीबी जो है उससे पर्सन की डेथ हो जाती थी, क्योंकि टीबी के अगेंस्ट कोई हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसी तरह कोविड था, कोविड से भी लोगों की डेथ हो रही थी। लेकिन जब वैक्सीन आ जाती है तो क्या हो जाता है कि उस बीमारी का इलाज शुरू हो जाता है। तो इन शॉर्ट आप लोग क्या बताओगे कि जो थ्योरीज और लॉज होते हैं फिजिक्स के, ये सारे के सारे मैन मेड आइडियाज होते हैं और ये डिसअप्रूव भी हो सकते हैं और इनके अंदर मॉडिफिकेशन भी आ सकती है। दे मे बी डिसअप्रूव और मॉडिफाइड, ठीक है, विद फ्यूचर एडवांसेस इन साइंस। जिस तरह साइंस में एडवांसमेंट आती जाएगी, साइंस एडवांस होता जाएगा, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये फ्यूचर में क्या हो जाएंगी, मॉडिफाइड हो जाएंगी और मतलब एक नया जो है वो इन्वेंशंस होती जाएंगी, नए लॉज बनते जाएंगे। क्लियर हो गया। मैंने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन बेटे कंप्लीट करवा दिए, बल्कि ऐसा करते हैं तीसरा भी कर लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 9.3 पे अगर आप लोग आते हो, 9.3 डिस्क्राइब 3 जॉब्स डैट नीड द यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। आपने 3 जॉब्स के नाम भी लिखने हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, बहुत लेंथी नहीं, जस्ट 2 to 3 लाइन्स में, जो जिनमें साइंटिफिक नॉलेज यूज़ होता है, ऐसी जॉब्स आपने बतानी है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी जॉब्स हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं डॉक्टर्स। क्या डॉक्टर्स क्या करते हैं बेटे, ये साइंटिफिक नॉलेज लेते हैं किसका, बायोलॉजी का, एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। तो 3 जॉब्स बताइए ना, पहली कौन सी जॉब हो जाएगी, मेडिकल जॉब यानी कि डॉक्टर्स की जॉब। दूसरी जॉब क्या हो जाएगी, इंजीनियर्स, ठीक है। इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो फिजिक्स के प्रिंसिपल, यानी कि वो भी साइंटिफिक नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन कौन सा नॉलेज ले रहे हैं बेटे, वो ले रहे हैं फिजिक्स का नॉलेज। और फिजिक्स का नॉलेज लेते हुए वो क्या कह रहे हैं, फिजिक्स का, मैथ्स का लेके वो नए से नया मटेरियल डिज़ाइन करते हैं, नई से नई बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, मशीन्स और टेक्नोलॉजीज़ को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लियर। तीसरा, 3 जॉब्स पूछी हैं। तीसरा क्या हो गया, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो हैं बेटे ये स्टडी करते हैं किसको, इकोसिस्टम को, और ये ऐसे साइंटिफिक मेथड का नॉलेज लेते हुए बेटे जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जो पोल्यूशन है, इस सब को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, 3 जॉब्स पूछी हुई थी जो कि जिनमें हम लोग साइंटिफिक नॉलेज
जो है वो उसका यूज़ करते हैं। मैंने कौन कौन सी बता दी, पहली बताई मेडिकल जॉब में जिसमें डॉक्टर जो है वो साइंटिफिक नॉलेज लेते हैं, मैंने बताया कौन कौन सा लेंगे। दूसरी जॉब मैंने बता दी इंजीनियर्स, और तीसरी मैंने इंजीनियर्स क्या करते हैं, फिज़िक्स और मैथ्स का नॉलेज लेते हैं और नए से नए जो है वो बिल्डिंग्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजीज़ जो है वो डिज़ाइन करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं। और तीसरी जॉब मैंने आपको क्या बता दी, इन्वायरमेंटल साइंसेज। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट में साइंटिस्ट क्या करते हैं, दे स्टडी इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं और ऐसे मेथड्स बनाते हैं जिनसे पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस किया जाए या ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जितने बेटे जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जैसे हमें अब नज़र आता है कि फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसा जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसे वेज फाइंड आउट करते हैं साइंटिफिक नॉलेज लेके जिनसे हम लोग फ्लड से जो है वो बचा जा सके। ठीक है, तो पार्ट सी के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बाकी क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।